कल हमने आपको स्टैटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा दिया था, क्यों बनाते हैं क्लास में। आज उसके बारे में लिखवा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, पहला रूल लिखिए कि आप ऑब्जेक्ट के कौन से बिहेवियर को अपनी क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे। कल उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी कहानी समझा दी है। लिखिए, पहला रूल इसका स्टैटिक फंक्शन का कि ऑलवेज कीप दोज बिहेवियर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट always keep those behaviors of an object as a static function of a class always keep those behaviors of an object always keep those behaviors of an object as a static function of a class which are not performing a task which are not performing a task for an object only, which are not performing a task for an object only, or in which you are not using or in which you are not using instance data member, or in which you are not using instance data members. और जिसमें आप इंस्टेंस डाटा मेंबर यूज ना करें। ठीक है, दूसरा रूल लिखो, इंस्टेंस डाटा मेंबर्स instance data members and instance member functions instance data members and instance member function of a class cannot be used. Instance data members and instance member functions of a class cannot be used directly cannot be used directly in any static function of the same class. In any static function of the same class. In any static function of the same class.
but they can be used but they can be used after creating the object, but they can be used after creating the object in static function. In static function. ठीक, अब इस लाइन का मतलब समझो बेटे। ये जो आपकी क्लास के अंदर इंस्टेंस डाटा मेंबर्स हैं या इंस्टेंस फंक्शन है, ये इसी क्लास के स्टैटिक फंक्शन में कभी भी आप इन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट से पैदा होते हैं। जबकि स्टैटिक चीजों को चलाने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐड चलाओगे। और अगर आपने इस ऐड के अंदर बेटे नेम और सैलरी को यूज किया, तो नेम और सैलरी तो अभी पैदा नहीं हुई, और जो चीज पैदा नहीं हुई आप उसे यूज कैसे करेंगे। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि आप क्लास की इंस्टेंस चीजों को उसी क्लास के स्टैटिक फंक्शन में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर जरूरत पड़ रही है यूज करने की, तो पहले स्टैटिक फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाओ और उसकी हेल्प से उसे यूज करो, जैसा मेन में करते हैं। मेन में नेम सैलरी गेटर शो चलाने हैं, तो पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे एसोसिएट कर करके इन्हें यूज कर लेते हैं, बट आप इन्हें डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि जो स्टैटिक डाटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं, वो क्लास के किसी भी फंक्शन में डायरेक्ट यूज किए जा सकते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो क्लास के लोडिंग टाइम पे आ जाते हैं मेमोरी में, और फिर तो उन्हें कहीं भी किसी भी क्लास में किसी भी फंक्शन में यूज किया जा सकता है। तो ये भी लिख लो कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास static data members and static member functions of a class can be used directly in any function of the same class. Can be used directly in any function of the same. ठीक, उन्हें डायरेक्ट किसी भी फंक्शन में यूज किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये थी हमारी कहानी पूरी की पूरी एनकैप्सुलेशन की। ठीक, तो हमने जाउप्स के एनकैप्सुलेशन नामक टॉपिक का आपको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करना सिखा दिया। एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन कहती थी कि रैपिंग अप डाटा मेंबर्स एंड अ मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। तो हमने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को आपको एक यूनिट में, जिसे हम कहते हैं क्लास, बड़े अच्छे से बंद करना सिखा दिया है। अब आप बड़ी आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाली क्लास डिजाइन कर सकते हैं, बशर्ते आपको बस मेरे रूल याद रहने चाहिए कि ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू सबके लिए वेरी करे, उन्हें इंस्टेंस बना दो।
जिसकी वैल्यू सबके लिए सेम हो उसे स्टैटिक बना। ऑब्जेक्ट का वो बिहेवियर जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम करे, सबके लिए काम ना करे, उसे इंस्टेंस बना दो। और ऐसा कोई बिहेवियर क्लास में देना जो ऑब्जेक्ट के लिए काम ना करता हो, उसको आप स्टैटिक बना दो। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ऐसे होती है हमारी कहानी। ठीक, तो आप आसानी से क्लास डिजाइन कर सकते हैं। बस एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे सिखाता हूं मैं, और फिर हम चलेंगे ऊप्स के अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। लिखिए, एक रूल लिखिए, फिर मैं उसे आपको समझाता हूँ। लिखो, द रेफरेंस आईडी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, द reference ID of one object can be put, the reference ID of one object can be put into the any number of reference variables. The reference ID of one object can be put into the any number of reference variable. अब इसका मतलब, जैसे बेटे आपका एक घर है, उसका एक एड्रेस है। क्या ये एड्रेस हजारों लोगों को दिया जा सकता है? हाँ, अगर घर में कोई फंक्शन है, आप कार्ड छपवाएंगे, उसके ऊपर ये एड्रेस प्रिंट कराएंगे, फिर ये कार्ड 50 ही लोगों को बांटेंगे, तो एक ही एड्रेस सब लोगों को मिलेगा। तो सारे के सारे सेम घर पे आएंगे नहीं आएंगे फंक्शन अटेंड करने? ऐसे ही मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट भी एक घर ही है, ये भी एक बफर है, ये भी एक मेमोरी एरिया है, एक डिब्बा है, और इस तक पहुंचने का जरिया है रेफरेंस आईडी। तो इसका एक रेफरेंस आईडी हजारों वेरिएबल में रखा जा सकता है, और हजारों के पास होगा तो सबके सब आएंगे तो इसी मेमोरी एरिया के अंदर। अब ये कहानी मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं बेटे, क्योंकि आगे चल के पूरी जावा में हम सीखेंगे किसी भी फंक्शन में ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास करना, किसी फंक्शन से ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना। नहीं बेटे, ऑब्जेक्ट नहीं भागता, ये तो सिर्फ एक मेमोरी एरिया है, वो इधर से उधर मूव नहीं करता, मूव करता उसका रेफरेंस आईडी। फॉर एग्जाम्पल, हमने मेन में इवन बनाया, एक शो फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर इवन पास कर दिया, तो अब जो ऑब्जेक्ट बनाता है उसकी एक कॉपी मेन में भी है इवन के अंदर, और एक कॉपी उसकी शो में भी चली गई। तो शो के पास भी उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, और मेन के पास भी उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। तो अब शो भी सेम ऑब्जेक्ट पे जा सकता है, और हमारा मेन भी सेम ऑब्जेक्ट पे जा सकता है। तो आगे चल के जब आपको मैं ये सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट या ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन से रिटर्न करना, तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस समय ऑब्जेक्ट नहीं भागता, ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक बफर है, एक मेमोरी एरिया है, वो इधर से उधर कभी मूव नहीं करता, मूव करता है उसका सिर्फ रेफरेंस आईडी। आपने मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस इवन में रख लिया, और इसी इवन की एक कॉपी शो में भी पास कर दी, डिस्प्ले में पास कर दी, तो ऑब्जेक्ट एक ही था, अब उसका रेफरेंस तीन तीन लोगों को मिल गया। तो तीनों के तीनों आएंगे सेम डिब्बे के पास, क्योंकि सबके पास रेफरेंस तो सेम है। जैसे हमने कहा, आपने अपने घर का एड्रेस 50 लोगों को दे दिया, घर में कोई फंक्शन था, तो आएंगे सबके सब एक ही घर में। ये मैं आपको पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं। चलो देखें जरा, मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, emp e1 इज इक्वल टू न्यू em। तो एक डिब्बा तैयार हो गया होगा, बिल्कुल तैयार हो गया होगा, उसका रेफरेंस इवन में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, कुछ इस तरह से हमारे मेमोरी एरिया में। अभी हम इसमें से वैल्यू हटा देंगे, तो ये काम हो गया, इवन के पास इस डब्बे का रेफरेंस आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो गुड। अब हमने सोचा इवन के अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल है, इवन के अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल है, बिल्कुल है, और वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू प्रिंट कराई जा सकती है। तो क्यों ना इस इवन को प्रिंट कराएं, और ये कुछ प्रिंट करेगा, देखे तो सही वो रेफरेंस आईडी दिखता कैसे है, कैसा होता है। तो क्यों ना एक काम करें, हम लिखते हैं एसओपी में इवन। अब इसके अंदर है रेफरेंस आईडी, ये उसको प्रिंट करेगा, तो हम देख लेंगे भाई ये कैसा नजर आता है, कैसा दिखता है। क्यों ना एक काम करें, इस रेफरेंस आईडी को प्रिंट कराने की हम कोशिश करते हैं।
और हमने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करी। बट जैसे ही हमने इसके रेफरेंस आईडी को प्रिंट कराया, समझ लो जावा ने हमारा लूलू बढ़ाया। समझ लो जावा ने हमारा लूलू बढ़ाया, क्योंकि जब भी हम रेफरेंस आईडी को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं वाया रेफरेंस वेरिएबल, तो जेवीएम एक काम करता है, उस रेफरेंस आईडी को एक स्ट्रिंग से मैप करके वो स्ट्रिंग प्रिंट करा देता है। वो कभी भी हमें ओरिजिनल रेफरेंस आईडी देखने नहीं देता। वो अपने ऑब्जेक्ट को इतना सिक्योर रखता है कि कहता है प्रोग्रामर बेटा मैं तुझे डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट के पास जाने ही नहीं दूंगा, मैं रेफरेंस आईडी तुझे देखने ही नहीं दूंगा, मैं इंटरनली खुद यूज करूंगा। तो जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आईडी को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो जेवीएम एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देता है, ठीक है, रादर देन रेफरेंस आईडी। और वो स्ट्रिंग 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। ठीक, क्या क्या अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा एसओपी से तो क्या क्या प्रिंट होने वाला है जरा बात करते हैं। इस लाइन को प्रिंट कराने से प्रिंट होगा हमारे पास एक स्ट्रिंग जो 3 चीजों से मिलकर बनी होगी। और वो स्ट्रिंग क्या होगी? वो स्ट्रिंग होगी सबसे पहले उस क्लास का नाम जिसका ये वेरिएबल है, उसके बाद एक सिंबल जिसे हम कहते हैं एट सिंबल। कान खोल के सुन लो तुम सारे के सारे, आज तक तुम सारे के सारे इसे एट द रेट सिंबल बोलते आए हो। अगर आज के बाद किसी ने इसे एट द रेट बोला तो उसकी गोली मार के मर्डर कर दूंगा, उसकी मुंडी धड़ से अलग कर दूंगा। और आप आईटी प्रोफेशनल अगर इसे एट द रेट बोलोगे तो समझ लो आपकी कंपनी में खिल्ली उड़ाई जाएगी। ये इंजीनियर पागल है करके हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि इट्स ओनली अ एट सिंबल। आगे कहानी समझ में, ये सिंबल अक्सर यूज किया जाता था या है, अभी भी यूज किया जाता है कंपनी में। अधिकतर शॉपिंग साइट के अंदर इस सिंबल को यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को उसके प्राइस के साथ एसोसिएट करने का। ये 80 एट वर्ड जहां लगाना होता है ना, वहां ये सिंबल लगाते हैं। ये एट द रेट नहीं होता है, मेक इट क्लियर। जैसे अगर किसी साइट ने दिखाना लैपटॉप और इसके साथ प्राइस भी एसोसिएट करने, तो वो एट सिंबल लगाएगा और लिख देगा 15,000 रुपए। तो कोई अंग्रेज इसे कैसे पढ़ेगा? लैपटॉप एट द रेट ऑफ इसके लिए पढ़ेगा, और हिंदुस्तानी सुन लेगा एट द रेट, बस भेड़ चाल शुरू, एक के पीछे सारे शुरू हो जाते हैं और एट द रेट। और अपना ईमेल आईडी बड़े शान से बताते हैं, माई मेल आईडी इज amit@gmail.com। मेरा मेल आईडी जीमेल के रेट पर है। अबे भैया तूने जीमेल खरीद ली क्या? इट्स ओनली एट सिंबल, याद रखना। तो आप मेल आईडी कैसे बोलेंगे? माई मेल आईडी इज amit@gmail.com। मेरा मेल आईडी जीमेल पर है, जीमेल के रेट पर नहीं है। तो ये एट द रेट सिंबल नहीं होता, इट्स ओनली एट सिंबल। रोज जी न्यूज आती है, रात को देखो वहां लिखा हुआ आता है जी न्यूज एट 9 PM, जी न्यूज 9 PM पर, ना कि जी न्यूज 9 PM के रेट पर, एट द रेट ऑफ 9 PM। अब ये क्या हो गया यार? बोलने से पहले हम सोचते नहीं है, भेड़ चाल चली आ रही है इंडिया के। सबके सब इसे एट द रेट बोलते हैं। ये एट द रेट नहीं होता, इट्स ओनली एट सिंबल। 80 एट वर्ड जहां जरूरत होती है वहां ये सिंबल लगाते हैं। तो आज के बाद कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने इसे एट द रेट बोला तो, और कंपनी में बोला तो निकाल के बाहर फेंक देंगे तुम्हें लात मार के ना। तो मैं ये कह रहा था, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आईडी को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो वो एक स्ट्रिंग प्रिंट करता है जो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। पहला क्लास का नाम, दूसरा एट सिंबल, और तीसरा होता है एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। ठीक है, और ये अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या होता है ये भी ध्यान से सुनो। जैसे हम जावा में कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक बफर बनाते हैं, जेवीएम उस ऑब्जेक्ट के लिए एक यूनिक हैश कोड बनाता है, हैश कोड जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। और ये उस ऑब्जेक्ट के हैश कोड का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट के, क्योंकि हैश कोड एक बहुत बड़ा नंबर होता है, उसे 16 से डिवाइड करके ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसे प्रिंट कराते हैं। तो जब भी हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आईडी को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। ठीक है, क्लास का नाम, एट सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड, याद रखना।
और ये कोई रेफरेंस आईडी नहीं है, ये एक्चुअल रेफरेंस आईडी नहीं है। उसने एक्चुअल रेफरेंस आईडी को इंटरनली स्ट्रिंग से मैप करके हमें प्रिंट करा के दे दिया, सो दैट हम एक्चुअल रेफरेंस आईडी ना देख सकें और कभी भी डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे ना जा सकें। वो इतना सिक्योर रखता है जावा अपने ऑब्जेक्ट को कि कोई भी एरा गैरा नथु खैरा जाके वहां से वैल्यू फैच ना कर सके। तो जल्दी से ये रूल लिख लीजिए। लिखो, whenever you try to print whenever you try to print whenever you try to print the reference id of an object, whenever you try to print the reference id of an object, JVM prints a string, JVM prints a string rather than reference ID. JVM prints a string rather than reference ID which is a combination of three things. Which is a combination of three things. नंबर 1 लिखिए, 1 डालिए, उसके सामने लिखिए क्लास नेम, नंबर 1 के सामने एरो लगा के लिखिए क्लास नेम। नंबर 2 ऐड सिंबल, ये ऐड सिंबल बनाइए, उसके सामने लिखिए सिंबल। नंबर 3 एरो बनाइए, उसके सामने लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। उसमें लिखिए हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हेक्साडेसिमल hexadecimal representation of the hash code hexadecimal representation of the hash code of an object, hexadecimal representation of the hash code of an object। ठीक, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस इवन में रखा, उस रेफरेंस को प्रिंट कराने की कोशिश करी,
पर उसने प्रिंट करी एक स्ट्रिंग जो 3 चीजों से मिलकर बनी, क्लास का नाम, एड सिंबल और एक अल्फान्यूमेरिक कोड। चलो गुड। अब हमने एक काम किया बेटे, हमने लिखा E1 डॉट नेम, मैंने कहा था आप इंस्टेंस डाटा मेंबर को भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, और इसमें हमने डाल दिया लालू। तो E1 से जो डब्बा बना था उसके अंदर नेम में चला गया बेटे लालू, तो यहां पे आ गया लालू। ठीक है, चलो गुड। वापस चलते हैं। अब मैंने लाइन लिखी EMP E2 is equal to E1 and that is the main point। तो यहां पर एक नया रेफरेंस वेरिएबल पैदा हो गया और उसके अंदर पुराने वाले ऑब्जेक्ट के रेफरेंस आईडी की एक कॉपी चली गई। समझ लो कुछ ऐसा हुआ, आपने कहा इंटीजर x इज इक्वल टू 10, देन यू सेड इंटीजर y इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू सीधा सीधा किसमें चली गई, y में चली गई। तो दोनों के पास सेम वैल्यू आ गई, डिट्टो सेम कहानी यहाँ पे। यहाँ कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना, मेक इट क्लियर, दूर दूर तक कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना है बेटे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जावा में जब भी ऑब्जेक्ट नया बनेगा तो न्यू ऑपरेटर यूज होगा ही होगा। आप सामने वाले प्रोग्राम में ध्यान से देखें, सिर्फ एक ही बार न्यू ऑपरेटर यूज हुआ है, इसका मतलब मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। आती है हमारी बात समझ में? यही मैं समझा रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एक से ज्यादा रेफरेंस वेरिएबल में रखा जा सकता है। अब क्या हुआ बेटे, लोकल वेरिएबल स्टैक में एक और ऐसे वेरिएबल पैदा हो गया जिसका नाम E2 है, और इसके अंदर इसी वाले ऑब्जेक्ट का पहुंच गया रेफरेंस आईडी। ठीक है, RID, यानी कि अब मैं E2 डॉट नेम लगाऊंगा तो इसी लोकेशन पे आऊंगा, E2 डॉट सैली लगाऊंगा तो इसी लोकेशन पे आऊंगा। तो अब ये रेफरेंस भी यहाँ पे आ सकता है और ये भी। समझ लो ये घर है और आपने घर का एड्रेस इस आदमी को भी दे दिया, इस आदमी को, तो दोनों सेम लोकेशन पे आ सकते हैं। यही रूल मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी बहुत सारे ऐसे रेफरेंस वेरिएबल में रखा जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं, और सबके सब फिर इसी लोकेशन पे आएंगे और सबके सब सेम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और ये सब आगे काम आएगा जब हम पढ़ने वाले हैं बड़े अच्छे से ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास करना या किसी फंक्शन से ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना। बार बार याद रखना मेरे 3 एंटरटेनमेंट, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी, रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस आईडी, रेफरेंस वेरिएबल। पूरी जावा इन्हीं 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमती चली जाती है। ठीक है, जिससे ये 3 चीजें क्लियर हो गई, वो जावा में कभी मार्क खा ही नहीं सकता। अगर हम E1 E2 को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और ये मानेंगे इस समय 2 ऑब्जेक्ट है। नो बेटा, ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक ही है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक लाइन SOP E2, तो ये डिट्टो वही लाइन प्रिंट कर देगा जो E1 से प्रिंट हुई थी। ठीक, लाइक EMP at ABC 1 2 3 डिट्टो, क्योंकि दोनों के पास रेफरेंस तो सेम है तो वैल्यू भी सेम प्रिंट होने वाली है। गॉट इट? उसके बाद मैंने कहा E2 डॉट NAME नेम इज इक्वल टू भालू। ये लीजिए, तो E2 भी इसी डब्बे पे आएगा, यहां पर आएगा, और जहां लालू था ये उसकी जगह वहां पे डाल देगा भालू। तो अब इसी लोकेशन पे क्या आ जाएगा, भालू। एंड दैट्स इट। और अगर मैं वापस अपने प्रोग्राम में जाके यहां पे प्रिंट करा दूं SOP में E1 डॉट नेम,
तो ये भालू प्रिंट कर देगा, जबकि इस बेचारे ने डाला लालू था, पर किसी और ने आके उसे मार मार के भालू बना दिया। सीधी सी बात है, अगर दो भाई एक घर में रहते हैं, एक भाई रात को आया, दारू पी के टीवी फोड़ के चला गया, तो दूसरा सुबह आएगा तो टीवी टूटा ही मिलेगा भाई, क्योंकि दोनों रहते तो एक ही घर में हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, पहला भाई लालू छोड़ गया था, दूसरा भाई आके मार मार के उसे भालू बना गया, तो जब पहला वापस आएगा तो उसे भाई भालू ही मिलेगा। बिल्कुल यही कहा। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हजारों वेरिएबल के पास है, if one does any changes that will be reflected to another one, क्योंकि all are reaching to a same memory location, सबके सब आते तो सेम मेमोरी लोकेशन पर ही हैं। अब आई कहानी समझ में कि एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल में रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी बोलिए। अगर हम न्यू करके बनाए फिर तो दो नया डब्बा बन गया, नया रेफरेंस आ गया, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर एक दूसरे में चेंज नहीं होगा बिटिया। फिर वो हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम उसका कॉपी कर लें। कैसे? फिर तो आप एक्सप्लिसिटली डालो ना, e1 डॉट नेम इज इक्वल टू e2 डॉट नेम करके, एक लोकेशन थोड़ी ना आएगी दो। अच्छा आप एक घर, आपका दो घर हो गए, दो एड्रेस हो गए, नहीं हो गए? आपके घर में कोई चेंज करेगा तो क्या दूसरे के घर में चेंज नजर आएगा बिटिया? तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। मतलब मैं तो ये पूछ रही हूँ कि मतलब फिर वो हमें कॉपी करने को ऐसे अलाउ नहीं करता, तो एक्सप्लिसिटली करोगे ना बेटा, फिर तो दो मेमोरी होगी ना, दो घर हो गए ना मेरी बिटिया। न्यू का मतलब क्या होगा? एक और नया डिब्बा नहीं बन जाएगा मेमोरी में? हाँ। फिर और जब नया डिब्बा बन गया तो इसमें चेंज करोगे तो इसमें क्यों दिखेगा, इसमें चेंज करोगे तो इसमें क्यों दिखेगा बेटा? दो घर है ना, आपके घर में कोई सामान टूटा तो क्या दूसरे घर में दिखेगा? वो सवाल ही नहीं उठता। दो अलग अलग एरिया है, दो न्यू तो लगा। तभी तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बार बार क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपका घर है, उस तक पहुंचने का एक एड्रेस है, अगर आप वो 10 लोगों को दे दोगे, 10 के तो आपके घर में आएंगे कि नहीं आएंगे? एक ही लोकेशन पे आएंगे नहीं आएंगे? वही मैं यहाँ समझा रहा हूँ। बस यहाँ एड्रेस की जगह क्या है? रेफरेंस आईडी होता है जावा में, बस। तो मैंने भी एक ऑब्जेक्ट बना के उसका रेफरेंस लेके दूसरे वेरिएबल को दे दिया, तीसरे को दे दिया, सबके सब आ जाएंगे। और ये सब काम कब आएगा? जब मैं आगे चल के अपने ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास करूंगा। जब मैं अगर यहाँ पर जैसे मैंने ये इवन बनाया, अब मैं जरा इसे साफ करके दिखाता हूँ, ये आगे क्यों पढ़ाऊंगा मैं। अब मैंने मान लिया ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब इसके बाद मैंने मान लिया एक शो फंक्शन कॉल किया, ऐसे समझा रहा हूँ, और उसके अंदर पास कर दिया इवन। इसे कहते तो ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या होता है? रेफरेंस आईडी जाता है। तो अब क्या हुआ, एक कॉपी तो मेन के पास भी उस ऑब्जेक्ट की इवन की, और एक कॉपी किसके पास चली गई? शो के पास चली गई दो जगह। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बहुत सारे वेरिएबल में रखा जा सकता है, और फिर सब के सब सेम लोकेशन पे आ जाते हैं। दो बार न्यू का मतलब फिर तो कहानी खत्म हो गई बेटा, फिर तो दो नई मेमोरी एरिया आ गए, दोनों के रेफरेंस आईडी अलग अलग हो गए, फिर कोई टेंशन ही नहीं। कहानी है एक ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल में रखा जा सकता है, दैट इज द पॉइंट। और इसे पढ़ाने का पर्पस, क्योंकि आगे चल के हम फंक्शन के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, कहते यही है कि ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट नहीं मूव करता, याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बफर है, एक मेमोरी एरिया है, बाकी सिर्फ उसका रेफरेंस आईडी है फ्रॉम हियर एंड देयर। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह आएगा तो एक रेफरेंस दूसरी जगह आ जाएगा। आपका घर है, उसका एक एड्रेस है, 10 लोगों को दे दो, सबके पास। आपका घर थोड़ा भाग रहा है इधर से उधर, भाग रहा क्या है? सिर्फ उसका घर का एड्रेस। सेम थिंग इज हैपनिंग। ठीक है जनाब, अब तो मैंने अब तक जितना आपको पढ़ाया है, चलिए इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, और फिर चलते हैं अपने नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के ऊप्स के, जिसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये देखो, मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल लिया था सी नेम, उसमें टीसीएस डाला था, फिर एक नेम, एक सैलरी, एक गेट फंक्शन बनाया, दोनों की वैल्यू कॉपी कर दी, शो से तीनों को प्रिंट कर दिया, फिर एक स्टैटिक मेथड ऐड भी बनाया था, और दोनों का सम भी कर दिया। आ गए मेन में, ये बनाया पहला ऑब्जेक्ट, फिर गेट में लालू और 101, और शो से तीनों प्रिंट हो जाएंगे। फिर अब मैं कहता हूँ स्टैटिक चीजें डायरेक्ट एक्सेस कर सकती हैं, तो यहाँ से भी टीसीएस प्रिंट होगा, शो से भी टीसीएस प्रिंट होगा, और आप उन्हें क्लास के नाम से भी प्रिंट करा सकते हैं, तो यहाँ से भी टीसीएस आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं मैंने क्लास के नाम से ऐड चलाया, सम आ गया, और मैंने डायरेक्ट ऐड चलाया तब भी सम आ गया। तो सेम क्लास में तो आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं, और अदर क्लास में यूज करना हो तो हमेशा क्लास के नाम से इसे यूज करो। ठीक है बेटा जी, सारी कहानी आ गई। नीचे आके देखो,
एक अनदर क्लास बना दी। अगर यहाँ ऐड चलाना है तो क्लास के नाम से क्वालिफाई, और अगर यहाँ मुझे सी नेम एक्सेस करना है तो भी क्लास के नाम से एक्सेस करना है। तो इसीलिए हम सेम क्लास में स्टैटिक चीजों को अक्सर डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। वैसे क्लास के नाम से भी की जा सकती है, जब डायरेक्ट आ जाते हैं तो क्लास का नाम लगाने की जरूरत नहीं। बट किसी क्लास की स्टैटिक चीजों को बेटे जब हम दूसरी क्लास में यूज करते हैं तो उसके लिए फिर उन्हें क्लास के नाम से क्वालिफाई करना जरूरी है। जैसा आप देख रहे हैं, मैं ईएमपी के ऐड मेथड को किसी डेमो क्लास में कॉल कर रहा हूँ तो क्लास के नाम से कॉल कर रहा हूँ, और ईएमपी के ही सी नेम को मैं यहाँ पर क्लास के नाम से ही एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक, तो चलिए इसको मैं आपको कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ। लालू 101, उसके बाद टीसीएस 3 तरीके से, एक शो फंक्शन से, एक डायरेक्ट और एक क्लास के नाम से। फिर ये सम, और ये हमारा दोनों सम आ गए अलग अलग, एक क्लास के नाम से ऐड चलाया था डायरेक्ट। और अगर मैं यहाँ जावा डेमो चला दूं तो अभी भी आ गया, टीसीएस भी प्रिंट हो गया डायरेक्ट, और हमारा सम भी आ गया। ठीक, अब फिर से नाम, सी नेम, टीसीएस नेम, सैलरी कॉपी किया, प्रिंट कराया, ऐड फंक्शन, और अब यहाँ पे देखो ये बनाया पहला ऑब्जेक्ट, और देखो प्रिंट करा रहा हूँ तो ये प्रिंट करेगा क्लास का नाम, ऐड सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड। और फिर मैंने इवन के लिए नेम में वैल्यू डाली डालू और इसे इवन से प्रिंट करा दिया। और फिर मैंने किया ईएनपी ई2 इवन और ई2 प्रिंट कराऊंगा तो वही वैल्यू आएगी जो यहाँ से आएगी। फिर ई2 से नेम में वैल्यू डाला, प्रिंट कराया इवन से, और ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अगर बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल के पास है, अगर कोई उसमें एक चेंज करता है तो दूसरे को वैल्यू चेंज मिलेगी, क्योंकि सारे के सारे आते तो सेम लोकेशन के पास ही हैं। ठीक, चलिए जरा इसे भी रन करके दिखाता हूँ मैं अब आपको। ये लो, ये देखो आया क्लास का नाम, एक ऐड सिंबल और एक अल्फा न्यूमेरिक कोड आ जाता है। ये दोनों तरफ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिट्टो सेम है, इसका मतलब दोनों के पास वैल्यू सेम है। इवन ई2 के अंदर जो रेफरेंस आईडी वो सेम है। तो पहले ने लालू प्रिंट किया था, फिर बाद में इवन से प्रिंट कराया तो भालू आ गया, क्योंकि बीच में ई2 ने आके उसे भालू बना दिया। ठीक, तो चलिए ये दोनों प्रोग्राम जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, जिससे आप इसे प्रैक्टिस कर सकें। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक उप्स के पॉलीमॉर्फिज्म। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। हेलो सर। जी बोलिए। सर वो मेरा एक एरर था जो मैंने बताया था, मेरा पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अब वो एरर कैसे देखो भाई, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब तक मुझे सिस्टम पे नजर नहीं आएगा मैं कैसे करूँगा? मेरी कहानी सर अपना आप नंबर दे दीजिए सर। सर या तो है? टीम वीवर या एनडेस्क से आप देख लो एक बार। मेरे पास टाइम तो नहीं होता ना, मैं तो रात को 9:30 बजे फ्री होऊंगा। अच्छा ठीक है ये सर। तो बैक टू बैक बैचेस हैं, कैसे वो एरर देखूं मैं, यही बड़ी समस्या है। छोटी मोटी मिस्टेक है या उसके वो क्या नाम है, वो प्रोग्राम मुझे चैट पे भेज, चैट पे दिखा क्या एरर आ रही है। मैं चैट अनेबल कर रहा हूँ बेटे, चैट पे ये कोड भेज मुझे, ठीक है? ठीक है। चैट पे दिखा मेरे बच्चे, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। दिखा मेरे बच्चे चैट पे क्या, मैं ठीक करता हूँ।
डाउन कर दो। कोड तो सही है बेटे, वो एरर दिखा मेरे बच्चे, एरर क्या आ रही है? कोड तो आपका ठीक है मेरे बच्चे, एरर दिखा बेटे, जो एरर दिखा रहा है वो मुझे, वो एरर भेज मुझे, क्या कह रहा है, एरर दिखा मुझे। कोड तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने चैट में भेजा प्रोग्राम ना, और एरर्स भी भेजे। अब प्रोग्राम दिखा, एरर में देख लेता हूँ। सर हेलो, हाँ बेटा बोलो। तो साहब बोलो बेटा, आपके JVM इंस्टॉल नहीं हुआ, JVM की दिक्कत आ रही है। अगर ये जावा चलाते हैं, अगर ये कुछ ऐसी एरर दे रहा है तो ओपनिंग रजिस्टरिंग की सॉफ्टवेयर, इसका मतलब आपका JDK ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ बेटा। JDK के JRE दिक्कत कर रहा है, इसकी की दिक्कत कर रही है, दोबारा डालना पड़ेगा JDK। हेलो सर। हाँ जी बोलिए बेटा, सुन रहा हूँ। हेलो, बोलो भाई। बोलेगा तभी तो सुनूंगा बेटा। क्या आपके JDK में दिक्कत आ रही है ये, क्योंकि कंपाइल हो रहा है, आपका जावा टूल दिक्कत कर रहा है ये। सर हो गया थोड़ा। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अभी क्लास खत्म होने से पहले वो ट्राई मारना, ठीक है? ना पाथ में दिक्कत आ रही है, जो आपने पाथ सेट नहीं किया हुआ है। आपका विंडोज 10 है या विंडोज 7? किसकी थी ये प्रॉब्लम? हेलो सर, मेरी थी सर। मिल गया सर मैसेज? हाँ मैसेज मिल गया, मैंने देख लिया। एक काम करना, आपका विंडोज 10 है या विंडोज 7 है? 10 है सर, 10 है ना? उसमें आपने जहाँ पाथ सेट किया परमानेंट JDK का, हाँ जी सर। जहाँ आपने पाथ सेट किया था ना, जहाँ मैंने सिखाया था, वहां पे सिस्टम वेरिएबल में जाके, याद आया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, उस पाथ को सेलेक्ट करके आप सबसे टॉप पे नहीं ले गए होगे। उसे टॉप पे लेके जाऊं सर? हाँ, जैसे आप वहां जाओगे ना, आप अपनी प्रॉपर्टीज खोलो, मेरे साथ साथ करो, ये तो देखते ही रहो, मैं बोलता जा रहा हूँ अपने सिस्टम पे। माई कंप्यूटर में जाओ, गए? हाँ जी। राइट माउस, प्रॉपर्टीज में गया सर। है ना? फिर एनवायरमेंटल वेरिएबल दिख रहा है लेफ्ट साइड में, एडवांस सेटिंग में एनवायरमेंटल वेरिएबल आ गया। नीचे आते हैं, सिस्टम वेरिएबल दिख रहे हैं नीचे, उसमें पाथ दिख रहा है। हाँ जी हाँ जी। पाथ को सिलेक्ट करो जी। एडिट पे क्लिक मारो, किया। विंडो खुल गई। हाँ जी। उसमें नीचे सबसे पास नजर आ रहा होगा आपको, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पे है ना JDK का? थर्ड नंबर पे है सर, थर्ड पे है। अपना जो आपका JDK वाला पाथ है ना बिन का, उसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट किया? हाँ जी। राइट साइड पे मूव अप दिख रहा है जी। मूव अप पे क्लिक मारो, उसे सबसे टॉप पे ले जा। टॉप पे आ गया सर। ओके ओके करके बंद कर दे। ओके ओके ओके, सारी विंडो बंद कर दे बेटे। ठीक है सर, हो गया। हाँ, अब नया डॉट खोल के वही वाला प्रोग्राम चला के दे। कंपाइल तो वो पड़ा ही है, कंपाइल तो वो हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब चला के देख, चलना चाहिए, ट्राई कर दो। बाकी बच्चों का हो गया, क्लोज कर दो बेटा। सर कोई दूसरा? नो सर। हाँ चला के देखा बेटा? सर अभी ये वाला एरर आया है। क्या एरर आया? दिखा जरा क्या एरर आया। अब could not find और लोड मेन क्लास।
दोबारा कंपाइल करोगे सर? नहीं नहीं, कंपाइल दोबारा करने की जरूरत नहीं। कुड नॉट फाइंड ऑन मेन क्लास, एक सेकंड, डेमो नाम से बनाई ना तुमने, खाली कोड दिखाया है। आपने डॉट जावा किस नाम से बनाई है? हाँ जी, डॉट जावा के साथ बनाई है। तो डॉट जावा का नाम क्या दिया है? डेमो डॉट जावा, डेमो का डी पड़ा। डेमो का डी बड़ा है ना, तो फिर तो उसे देख, DIR करके देख डॉट क्लास फाइल किस नाम से बनी है। DIR स्टार डॉट क्लास चला के देख। 1 सेकंड सर। सर सेम नाम से बनी है, डॉट क्लास। तो जावा के सामने डेमो लिख। जावा डेमो, जावा, इसके बाद डेमो लिख खाली, DEMO बस, और एंटर मार। अब चल गया सर। गया ना? चल हाँ जी। चल। क्या इशू था सर ये? नहीं बेटे, पाथ की प्रॉब्लम थी। पाथ सबसे टॉप पे करना होता है। एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से सुनो। विंडोज के अंदर भी एक इनबिल्ट JRE पड़ा होता है। अब वो कंपाइल तो आपके JDK से करता है, चलाता विंडोज के JRE से था, और विंडोज के JRE का पाथ आपके JRE के पाथ से पहले आता था, इसलिए मैंने आपका वाला पाथ टॉप पे करा दिया। अब वो आप ही का JDK यूज करेगा, आप ही का JRE, विंडोज वाला यूज नहीं करेगा, ठीक है? सर वन मोर थिंग सर, अगर हम इसको डॉट क्लास के साथ ही चला रहे हैं, जैसे डॉट क्लास एक्सटेंशन लगाओगे तो एरर आती है बेटा। हाँ, अच्छा ठीक, जावा टूल के साथ केवल डॉट क्लास फाइल का नाम देते हैं बेटे, एक्सटेंशन नहीं देते। ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। चलो, हो गया बेटा, ये क्लोज कर दूं सबका? यस सर, यस सर। क्या करो जल्दी से, फिर नया टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म शुरू करो।
हो गया सर। डन सर, डन। चलो जरा अब पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में अच्छे से अब हम बातें करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बातें करेंगे बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बारे में, तो पहली जो डेफिनेशन अक्सर आपको पढ़ाई जाती है वो होती है वन नेम मैनी फॉर्म, आप सब जानते होंगे। दूसरा अक्सर जो आपको पढ़ाया जाता है वो होता है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। तीसरा ये कहा जाता है पॉली माने बहुत सारे, ठीक। और चौथा कि पॉली एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। ये चारों लाइनें आपको अक्सर पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताई जाती हैं, ठीक है जनाब। चलो, और ये चारों लाइनें सही हैं बेटे, इसमें से कोई भी लाइन गलत नहीं है, बट ये सही होते हुए भी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इन चारों लाइनों में पॉलीमॉर्फिज्म नामक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया गया है इंग्लिश टू इंग्लिश। आप अगर कोई भी डिक्शनरी खोल के देखेंगे और उसमें पॉलीमॉर्फिज्म नामक वर्ड सर्च करेंगे तो यही 3-4 लाइनें आपको लिखी मिलेंगी। यानी कि आपने पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का सामने वाले को मीनिंग समझा दिया कि भैया पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का इंग्लिश टू इंग्लिश ये मीनिंग होता है, लेकिन आपने वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जो ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम पॉलीमॉर्फिज्म है। और आपसे तो वो कॉन्सेप्ट जानना चाहते थे, वो आपसे पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड की इंग्लिश में मीनिंग नहीं जानना चाहते थे, वो इंग्लिश नहीं खेल रहे हैं आपसे, वो तो ऊप्स का आपसे एक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। तो ये सब भी सही है, उसमें कोई डाउट नहीं, गलत नहीं है, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का सिंपली एक मीनिंग है। हमें चाहिए वो कॉन्सेप्ट ऊप्स का जिसका नाम पॉलीमॉर्फिज्म रखा गया। तो चलिए मैं लिखवाता हूं आपको एक प्यारी सी पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, फिर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और फिर इसका हम इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो लिखिए प्यारी सी किसकी डेफिनेशन जो आप अक्सर बताएंगे कि whenever an object gives a different behavior, whenever an object gives a different behavior in a different circumstances, whenever an object gives a different behavior in a different circumstances, then this behavior of an object is known as then this behavior of an object is known as polymorphism.
ठीक, अब जरा इसका हिंदी रूपांतरण आपको समझाएं। हमने कहा जब भी कोई रियल वर्ल्ड का एक ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग बिहेवियर को प्रोड्यूस करे, यानी कि अलग अलग काम को प्रयोग करे, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करे, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पॉलीमॉर्फिस कर रहा है। ऑब्जेक्ट एक ही होगा बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और कंडीशन उसकी टास्क उसका बिहेवियर बदलता चला जाएगा। ऑब्जेक्ट एक ही होगा तो हम कहेंगे बाबूजी ये तो पॉलीमॉर्फिस कर रहे हैं, वन नेम मैनी फॉर्म है, एक ही चीज है और ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक, जिसका अब हम एक एक करके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल हम कहते हैं आपका स्विच। एक ही स्विच है, इसी से आप फैन ऑन भी कर सकते हैं, इसी से आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में आप ऑन करना चाहे तो ऑन कर लो, ऑफ करना चाहे तो ऑफ कर लो। स्विच एक ही है, काम दो है, एक ऑन करता है वही स्विच ऑन भी करता है, वही स्विच ऑफ भी करता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट हो गया बट उसका बिहेवियर बदल जाता है। ऐसे ही मैंने कहा जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर एक ही मशीन है, बस ऊपर का जार बदल दो और उसका बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। ठीक, अगर आप उसका जार बदल दोगे उसी से जूस निकाल लो, उसी से मिक्सिंग कर लो, उसी से आप ग्राइंडिंग भी कर लो, सारे काम कर सकते हैं आप अच्छे से। है एक ही डिवाइस, है एक ही डिवाइस। ठीक, बस उसके जार बदलते जाओ, उसका बिहेवियर बदलता चला जाता है। बकेट, प्लेयर, आप ओलंपिक में जाइए, एक ही प्लेयर है, उसका गेम बदल दो, उसका बिहेवियर बदल जाता है। कहीं वो स्विमिंग कर रहा है, कहीं वो दौड़ में भाग ले रहा है, कहीं वो भाला फेंक रहा है वो एक ही ऑब्जेक्ट, बस है उसके सर्कमस्टेंसेस, उसका गेम बदल दिया और उसका बिहेवियर बदलना शुरू हो गया। ठीक, वो अलग अलग काम को करना शुरू कर रहा है, होता वो एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में वो अलग अलग बिहेवियर को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक्टर, उसकी मूवी बदल दो, किसी में वो कॉमेडी करेगा, किसी में डिशुम डिशुम करेगा, किसी में कुछ करेगा, किसी में कुछ करेगा। वही एक्टर है, उसका कई मूवी में वो डायरेक्शन भी करना शुरू कर देता है, वो एक्टिंग भी करना शुरू कर देता है, वो गाने भी गा लेता है, प्लेबैक सिंगिंग भी कर देता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही है एक्टर। बहुत सारे आप जानते हैं एक्टर गाने भी गाते हैं, फिर वो एक्टिंग भी करते हैं। किशोर कुमार साहब गाने भी खुद गाते थे, एक्टिंग भी करते थे, फिल्म भी डायरेक्ट कर देते थे। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है। मिनिस्टर, उसकी आप बस मिनिस्ट्री बदल दीजिए, बस आप उसकी मिनिस्ट्री बदल दीजिए, उसका बिहेवियर बदल जाएगा। जो पहले हमारे सीएम थे आज वो हमारे पीएम है, पहले भी मिनिस्टर थे आज भी, पहले सीएम का काम करते थे आज पीएम का काम करते हैं, है वो एक ही ऑब्जेक्ट थी, सिर्फ उनकी मिनिस्ट्री बदल गई और उनका बिहेवियर बदलना शुरू हो गया, है कि नहीं। तो एक ही ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस। मैनेजर, ठीक, अब आप एचसीएल में इतने सारे मैनेजर होते हैं, बस मैनेजर सबका डेजिग्नेशन एक है, वन नेम बट फॉर्म सबकी अलग अलग है। कोई एचआर मैनेजर है, कोई सेल्स मैनेजर है, होता भी अक्सर है कि कभी एचआर मैनेजर को सेल्स मैनेजर बना दिया, सेल्स मैनेजर को एचआर मैनेजर बना दिया, पोस्ट चेंज होती रहती है बट उसका बिहेवियर बदलता रहता है, होता वो एक ही ऑब्जेक्ट है, रहता वो मैनेजर ही है। कभी वो सेल्स टीम को देख रहा है, कभी वो अकाउंट मैनेजर बना दिया उसे, कभी उसे प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, है वो मैनेजर, और उसका बिहेवियर बदलता जाता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। तो कभी उससे कोई काम लेते हैं, कभी कोई उससे काम लेते हैं, तो वो क्या है, उसको पॉलीमॉर्फिस कर रहा है। जैसे जब मैं ऑफिस में था तो मैं क्लास भी लेता था और कोई बच्चा मुझसे मिलने आया तो मैं काउंसलिंग भी करने लगता था, मैं और कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने भी जाने लगता था। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में मैं उससे मैं क्या कर रहा था, पॉलीमॉर्फिस। मैं पढ़ा भी रहा था और फिर जरूरत पड़ने पे मैंने काउंसलिंग भी करनी शुरू कर दी, जरूरत पड़ने पे मैंने प्रेजेंटेशन भी देनी शुरू कर दी। तो हूं तो मैं एक ही ऑब्जेक्ट में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में मैं अलग अलग बिहेवियर को प्रोड्यूस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, एंड दैट इज द मेन पॉइंट। आगे मेरी बात समझ में सबको अच्छे से। चलो सुनो, सो मैं आपसे ये
बात कर रहा था कि एक ही ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे आप ऐसे टीचर है, उसका आप क्लासरूम बदल दीजिए, वही मैथ पढ़ाने लगता है, फिर वही साइंस पढ़ाने लगता है, वही आर्ट भी किसी क्लास में जाके दिखा देता है। एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में उसका अलग अलग बिहेवियर प्रोड्यूस होता चला जाता है। तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा काम करता है, अब देखो एसी, देखो आजकल ऑल वेदर एसी आते हैं। एक एसी है, आप गर्मियों में उससे ठंडी हवा ले सकते हैं और सर्दियों में आप उससे गर्म हवा ले सकते हैं। एक ही एसी है, ऑल वेदर एसी। आजकल तो आते ही ऑलमोस्ट सारे बटन है। सोफा कम बेड, दिन में आप उसे सोफा बना लीजिए, रात को आप उसे, आजकल तो सारे प्रोडक्ट ही ऐसे बनते हैं। आज आप कमरे में इतनी जगह तो होती, लोगों के पास बड़ी बड़ी कोठरियां हो तो अपने घर में उसी में डबल बेड बना लेते हैं, उसी को रात को बेड बना लेते हैं, उसी को दिन में सोफा बना लेते हैं, अलमीरा कभी टेबल में बदल जाती है। तो वो आजकल ऐसे ही ऑब्जेक्ट का जमाना है जो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग बिहेवियर को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज व्हाट, कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म कर रहा है। बेटा आप लोग भी सुबह से शाम तक खूब पॉलीमॉर्फिज्म करते हो। मम्मा पापा के सामने आपका बिहेवियर अलग होता है, फ्रेंड्स के सामने आपका बिहेवियर अलग होता है, टीचर के सामने आपका बिहेवियर अलग होता है। तो दिन में आप 36 लोगों से मिलते हो और आपका बिहेवियर सबके साथ अलग अलग होता है। तो आप भी इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप भी पॉलीमॉर्फिज्म ही कर रहे हैं, आप भी पॉलीमॉर्फिज्म ही कर रहे हैं। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। और फिर आजकल तो आप देख रहे हैं टीवी में बहुत महाभारत और रामायण आ रही है, और आप जानते हैं हमारे विष्णु भगवान जी ने भी पॉलीमॉर्फिज्म ही किया था। हमारे तो सारे भगवान जी पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। वो एक युग में राम बन गए थे और एक युग में वो किशन जी बन गए थे, तो उनका सिर्फ बिहेवियर बदला था। भगवान जी तो एक ही थे, एक में राम जी वाला काम कर रहे थे, एक में किशन जी वाला काम कर रहे थे। और हमारे तो सारे भगवान जी अलग अलग राक्षसों को मारने के लिए अलग अलग अवतार लेते रहते हैं, और वो अवतार क्या है उनका, एंड दैट इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म। एंड दैट इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग बिहेवियर को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, और ऐसे अब आप हजारों एग्जांपल बना सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। एक ऑब्जेक्ट जो अलग अलग बिहेवियर को प्रोड्यूस करे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर, इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। फायदा नहीं बताया अभी मैंने इसका, कुछ कोई ऐसी कहानी नहीं बताई। अभी सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। तो आप ऐसे हजारों ऑब्जेक्ट देख सकते हैं दुनिया में बेटा, जो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं, जिनके मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बना के बता दिए। ठीक, आपसे अगर कोई इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछे तो आप उसी से पूछो, सर मे आई नो योर डेजिग्नेशन। वो कहेगा आई एम ए प्रोजेक्ट मैनेजर, आई एम ए टीम लीड। तो उससे पूछो, सर इज देयर अनदर टीम लीड इन योर कंपनी। यस सर, वो कहेगा जावा। अच्छा देखो, आप जावा के टीम लीड हो, वो टेस्टिंग के टीम लीड है, बट नाम सबका एक है, वन नेम, बट फॉर्म सबकी अलग अलग है। कोई टेस्टिंग का टीम लीड है, कोई इसका टीम लीड है, कोई उसका टीम लीड है। जैसे अगर हम जीकेट की बात करें तो हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, तो डायरेक्टर सर ने क्या किया हुआ, हर टेक्नोलॉजी का एक एचओडी बनाया हुआ है। जैसे मैं जावा का एचओडी हूँ, तो सबका नाम एक ही है, एचओडी, वन नेम, बट फॉर्म सबकी अलग अलग है। मैं जावा पढ़ाता हूँ, कोई डॉटनेट पढ़ाता है, कोई पीएचपी पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है सब एचओडी। आपके कॉलेज में भी क्या होते हैं, कोई फिजिक्स का एचओडी है, कोई किसका एचओडी है, कोई किसका एचओडी है। ठीक, जबकि सबका डेफिनेशन नेम है, वन नेम है, बट फॉर्म सबकी अलग अलग है, फॉर्म सबकी अलग अलग है। तो ऐसे बहुत सारे रियल वर्ड के एग्जाम्पल बताए जा सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अभी तक हमने इसकी दूर दूर तक कोई फायदा नहीं देखा है। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ हम आपको इसकी डेफिनेशन बता रहे थे और उसके बहुत सारे रियल वर्ड के एग्जाम्पल देख के आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले आप अपने ऊपर लेके चलो कि आप रोज दिन में 36 बार पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, आपका हर बार डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होता है, और आप रियल वर्ड के ऑब्जेक्ट हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं अच्छे से। ठीक, अब हम इसका आपको एडवांटेज बताते हैं। जो रियल लाइफ में एडवांटेज था, बस वही एडवांटेज इन्होंने हमारी प्रोग्रामिंग में लेने की कोशिश करी। लिखो एक बढ़िया सा एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, लिखो इसके बारे में। लिखो पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज polymorphism always
reduces the complexity of an object. Polymorphism always reduces the complexity of an object. ये ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। देखिए अपने सारे एग्जांपल्स में कैसे कैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है, इस बारे में थोड़ी सी बातें करें। मेरा पहला एग्जांपल था जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर की मैंने बात करी आपसे। देखो अगर आप चाहो तो अलग अलग 3 डिवाइस ला सकते हैं। जूसर अलग आता है, मिक्सर अलग आता है, ग्राइंडर। फिर तीनों का रख रखाव, तीनों को यूज करो, तीनों को संभाल के रखो, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। और यही काम एक ही डिवाइस कर दे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, जगह कम गिरेगी, आपको पैसा कम देना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस उसकी कम करनी पड़ेगी। तो क्या रिड्यूस हुई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी? रिड्यूस हुई। क्या रिड्यूस हुई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी? रिड्यूस हुई। ठीक है, अगर एक ही एक्टर कॉमेडी भी कर ले, डिशम डिशम भी कर ले, तो भैया डायरेक्टर के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा। उसे हर काम के लिए बार बार नए नए एक्टर को चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। आज आप देखते हैं हमारे अक्षय कुमार साहब हैं, कभी कॉमेडी भी करते हैं, कभी विलेन भी बन जाते हैं, कभी एक्शन मूवीज भी करते हैं। तो ये लोग अलग अलग मूवीज के हिसाब से अलग अलग एक्टिंग करते हैं, अपना अपना अलग अलग रोल अदा करते हैं। तो डायरेक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूं, एक मूवी आई थी राम लखन, जो सुभाष घई साहब जी ने बनाई थी। ये इंटरव्यू में बताया था अनिल कपूर जी ने। तो उन्होंने कहा कि वो राम लखन जब बना रहे थे तो राम जी के लिए तो उन्होंने जैकी श्रॉफ को चूज कर ही लिया था। अब उन्हें चाहिए था लखन के लिए रोल। वो गए अपने अनिल कपूर जी के पास, और अनिल कपूर जी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अनिल कपूर के साथ उन्होंने पहले एक मूवी बना चुके थे, मेरी जान। वो बहुत ज्यादा एक्शन मूवी थी। तो उन्होंने सोचा अनिल कपूर तो एक्शन ही करता होगा। तो उन्होंने जाके अनिल कपूर से पूछा, यार मैं राम लखन मूवी बना रहा हूँ, मुझे लखन के लिए एक बढ़िया से हीरो का नाम बता, गोविंदा गोविंदा। उन्होंने 4-5 के नाम लिए। कहा यार किसको दूं? तो अनिल कपूर जी बोले, अब यार ये रोल तो मैं कर लूंगा, तुझे टेंशन नहीं है, तू कर लेगा, फिर तो कहानी खत्म। तेरे साथ तो पहले से सेटिंग है मेरे साथ, और मुझे तेरा कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, तेरे साथ पैसे की सेटिंग नहीं, डेट की सेटिंग नहीं। तो क्या हुआ, अनिल कपूर जी अगर कॉमेडी कर लेते हैं तो उस डायरेक्टर की क्या रिड्यूस हो गई? कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, है कि नहीं? तो हमेशा याद रखो, तो ये जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। अब लेट अस सपोज, आप सब जानते हैं जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक सर्कुलर आया करता था, उस पे लिखा होता था कि ऑल द टीचर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग आफ्टर अ स्कूल। ठीक, तो सबको एक डेफिनेशन है ना टीचर। सोचो अगर सबके अलग अलग डेफिनेशन होता, ओ मैथ वाले, साइंस वाले, तो प्रिंसिपल साहब को एक एक को इंडिविजुअली बनाना पड़ता। अभी क्या होता है, एक सिंपल सा सर्कुलर आ जाता है, ऑल द टीचर्स। तो टीचर है तो आ जाओ भाई। अब प्रिंसिपल साहब ने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लिया। प्रिंसिपल साहब ने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया। अब उन्हें एक एक का नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही बेटा हमारे ऑफिस में जब हमारे डायरेक्टर सर को मीटिंग बुलानी होती है तो एक मेल आ जाती है, ऑल द एचओडीज आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड मीटिंग। खत्म, जो एचओडी आ जाओ। अब उन्हें एक एक को, वो जावा वाले, पीएचडी वाले, एक एक का ऐसे बुलाते रहेंगे। पता लगा एचसीएल वाला तो कभी मीटिंग ही नहीं ले पाएगा। एचसीएल में तो इतने सारे मैनेजर है, 20-25 हजार तो मैनेजर ही है उसके अंदर। तो वो सिर्फ एक मेल डालेंगे, ऑल द मैनेजर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ मीटिंग। तो उसके डायरेक्टर ने क्या किया, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लिया। उसका एक एक का नाम याद करके एक एक को इंडिविजुअली कॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, है ना। बहुत सारे मिनिस्टर, हम सब कहेंगे ऑल द मिनिस्टर विल बी सिटिंग हियर, कहानी खत्म हो गई, सारे वहां जाके बैठ जाएंगे। ऑल द एक्टर्स विल बी, एक एक को इंडिविजुअली आपको पॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बड़े अच्छे से रिड्यूस हो जाती है। और ये काम हम हजारों सालों से कर रहे थे। बस हमारी इसी डे टू डे लाइफ की फंक्शनैलिटी को ऑब्जर्व करके ही तो ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट बने हैं। इन्हें कोई सपना थोड़ी ना है। टीचर आज का वर्ड थोड़ी ना, मिनिस्टर आज का वर्ड थोड़ी ना, प्लेयर आज का वर्ड थोड़ी ना भाई। ये वर्ड तो हम हजारों सालों से यूज कर रहे हैं कि वन नेम मैनी फॉर्म। हम एक ऑब्जेक्ट से अलग अलग बिहेवियर को प्रोड्यूस कराते हैं डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में। ठीक, नहीं तो आप हीटर अलग से खरीद लो और आपको एसी अलग से खरीदो, दोनों को मेंटेन करो, दोनों को लगाओ, दोनों का रख रखाव, दोनों की सर्विस कराओ, पैसा दो। और यहाँ भी एक ही से काम हो जाता है, एक ही ऑब्जेक्ट से हम वो सारे काम कर लेते हैं। सोफा कम बेड है, बढ़िया, रात में उसी को सोफा बना लो, दिन में उसी को वो बेड बना लो, जब चाहे बेड बना लो, जब चाहे सोफा बना लो। कितना फायदा हो गया। नहीं तो दो आइटम खरीदो अलग अलग,
आजकल तो आप यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे देखते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियो आती है एक ही चीज है जो चार चीजों में। कल एक वो आ रही थी, मिशन मंगल करके पिक्चर आ रही थी, उसमें दिखाया उन्होंने अपने घर को टेबल भी बना रखा था, उसी घर को वो बेड भी बना लेते थे, सारे काम कर लेते थे उसी चीज को। तो एक ही ऑब्जेक्ट से 50 काम करने का मतलब क्या रिड्यूस कर रहे हैं, वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बताए रियल वर्ल्ड में। अब मैं आपको कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल बता देता हूं कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का, जो आपके दिमाग में कील की तरह ठोक देगा कि सच में पॉलीमॉर्फिज्म का एकमात्र फायदा है, ये ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। आजकल आप देख रहे हैं ऐसी कारें बनने लगी है, रोड पे भी चलती है, पानी पे भी चलने लगती है ना, और वो हवा में भी उड़ने शुरू हो जाती है। आजकल हवाई भी कार भी आ गई, रोड पे भी चलती है, हवा में भी उड़ती है, और वो पानी में भी चलनी शुरू हो गई। एक ही कार है, 3 काम कर रही है भाई, तो 3 डिवाइस की हमें जरूरत ही नहीं है। अपने आप जैसी वो कार चल रही होती है, आप जेम्स बॉन्ड की मूवी में देखो, वही चीज पानी में तैरना भी शुरू हो जाती है भाई फौरन। वो रोड पे चल रही होती है, पानी में जाते सीधा ऐसे बोट बन जाती है, वो पानी में तैरना शुरू हो गया। तो बोट अलग से जरूरत नहीं है, कार अब वही चीज बाहर निकाल लो, रोड पे चलना शुरू हो जाती है। पूरी पानी में चलने वाली बस बनाई गई थी, सड़क पे जाते जाते सीधा उसे पानी में ले गए, और वो तो इंडिया में बन चुकी है, और तैरती हुई नदी पार करा दी उसी बस से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अब मैं आपको एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल देता हूं। देखो बेटा, अभी तक हमने आपको एक फंक्शन पढ़ाया। फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर अगर मैं एक स्ट्रिंग डाल दूं हेलो, और ये स्ट्रिंग प्रिंट कर देता, बिल्कुल सही जवाब। अब अगर मैं इसी फंक्शन को यूज करूं डिफरेंट डेटा टाइप के लिए, मैं इसमें इंटीजर वैल्यू दूं, ये इसे भी प्रिंट कर देता है। मैं इसमें कोई बुलियन वैल्यू डालूं, ये उसे भी प्रिंट कर देगा। मैं इसके अंदर कोई कैरेक्टर डालूं, ये उसे भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ, तो ये फंक्शन जावा की किसी ना किसी क्लास में कहीं ना कहीं डिफाइन होगा। हाँ बिल्कुल डिफाइन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, आगे पढ़ाऊंगा कौन सी क्लास का फंक्शन है, प्रिंटलन। अब आपको मैंने बड़े अच्छे से सिखाया था खूबसूरत चीज कि जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त उसमें कोई आर्गुमेंट पास करते हो तो उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। फिर वो एक्चुअल आर्गुमेंट हमेशा कैच किए जाते हैं किसी ना किसी फॉर्मल आर्गुमेंट में, किसी ना किसी फॉर्मल आर्गुमेंट के अंदर। तो ये मेरा फॉर्मल आर्गुमेंट आ गया, लेकिन अगर ये वेरिएबल है तो इसका कोई ना कोई डेटा टाइप होना चाहिए। बस यही तो करामात वाली चीज है भाई, यही तो करामाती चीज है कि जावा में ऐसा कौन सा डेटा टाइप है, जावा के अंदर ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जिसका अगर हम वेरिएबल डिफाइन कर दें जो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू का एक्सेप्ट कर लेता है। यहां ऐसा ही तो हो रहा है कि भाई ये वैल्यू जाके इस एक्स में कैच की जाएगी, और एक वेरिएबल है तो इसका डेटा टाइप होना बहुत जरूरी है। तो 10 भी इसी में एक्स में जाएगा, हेलो भी इसी में जाएगा, ट्रू भी। तो इसका मतलब जावा में कोई ना कोई एक ऐसा डेटा टाइप है, अगर उसका वेरिएबल बना दो तो वो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर ऐसा डेटा टाइप है तो फिर बाकी की क्या जरूरत है, उसी का डिफाइन कर दो, वो इंट भी ले लेगा, कैरेक्टर भी ले लेगा, फ्लोट भी ले लेगा, लॉन्ग भी ले लेगा, डबल भी ले लेगा, फिर बाकी की क्या जरूरत है। मेरी बात समझ में आई? तो किसी भी लैंग्वेज में ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है। तो जावा ने क्या कर रखा है, हर एक डेटा टाइप के लिए ये फंक्शन एक ही नाम के बहुत सारे बना रखे हैं। एक स्ट्रिंग के लिए बना दिया उन्होंने, मैं जरा दिखा देता हूं आपको अच्छे से, कुछ इस तरह से प्रिंट एलन एक ऐसा प्रिंट एलन होगा जिसमें स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट जाता होगा। एक ऐसा प्रिंट एलन है बेटा जिसमें इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट जाता है। एक ऐसा प्रिंट एलन है जिसके अंदर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल जाता है। इस तरीके से उन्होंने जितने जावा में डेटा टाइप हैं उतने ही प्रिंट एलन बना दिए।
तो अगर आप स्ट्रिंग पास करते हो तो वो स्ट्रिंग वाला प्रिंटलन कॉल कर देता है, आप इंट पास करते हो तो इंट वाला, आप कैरेक्टर पास करते हो तो कैरेक्टर वाला, आप फ्लोट पास करते हो तो फ्लोट वाला। तो इसका मतलब जावा में अगर 10 डेटा टाइप है तो हमारे पास प्रिंटलन फंक्शन भी 10 ही हैं, बट सबका नाम सेम है। अब आ जाओ अपने दिमाग के ऊपर, जरा सोचो, अगर आपको 10 फंक्शन के नाम याद करने पड़ते 10 डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, वो ज्यादा आसान था कि आपको केवल अभी एक ही नाम याद रखना पड़ता है, जबकि फंक्शन अभी भी 10 है। वन नेम मैनी फॉर्म, सारे फंक्शन का काम अलग अलग है। कोई स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा है, कोई इंट प्रिंट करा रहा है, कोई कैरेक्टर प्रिंट करा रहा है, सबका काम अलग अलग है, बट नाम सबका सेम है। तो इसने हम प्रोग्रामर्स की क्या रिड्यूस करी, कॉम्प्लेक्सिटी। और मुझे 10-10 फंक्शन के नाम याद नहीं करने पड़े। इवन हमने सारे डेटा टाइप की वैल्यू प्रिंट कराने तक सोचा भी नहीं कि यार एक ही फंक्शन डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू कैसे प्रिंट कर रहा है, वो कभी नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कर सकता। उन्होंने एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन बना दिए, सबका काम अलग अलग दे दिया। इससे क्या हुआ, हम प्रोग्रामर्स की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, हमें 10 फंक्शंस के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से। तो सच में ये कॉन्सेप्ट किस लिए बनाया गया, रियल लाइफ में भी यही फायदा था। हम एक ऑब्जेक्ट से डिफरेंट काम करा के अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते थे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी जितने भी कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं वो सब प्रोग्रामर की ईज के लिए, उसकी आसानी के लिए बनाए जाते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोग्रामर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। अब हम प्रोग्रामर्स को 10-10 फंक्शन के नाम याद नहीं करने, वी हैव टू रिमेंबर ओनली वन। भले ये 10 फंक्शन हो एक ही नाम के, जबका काम भी अलग अलग हो, बट हमें 10 नाम याद नहीं करने। तो हुई ना हम प्रोग्रामर्स की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस, एंड दैट इज द मेन थिंग। वरना हमें 10 नाम याद करने पड़ जाते बेटे, वो जरा गड़बड़ हो जाता, बड़े मुश्किल हो जाता भाई। प्रिंटलन, इन प्रिंटलन, कैर प्रिंटलन, फ्लोट, ऐसे करके हमें नाम याद रखने पड़ते। तो यही तो मैं भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक ही ऑब्जेक्ट से बहुत सारे काम क्यों करवाते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, जिससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाए। तो चाहे वो रियल वर्ल्ड के एग्जांपल हो, चाहे वो कंप्यूटर के एग्जांपल। ठीक, चलिए, तो अब आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म नामक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। जब भी आप किसी को बताएं ये डेफिनेशन जरूर बताएं, प्लस बहुत सारे एग्जांपल दें। जितने ज्यादा एग्जांपल दोगे उसकी समझ में उतना ही अच्छे से आने वाला है। ठीक, चलो अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया, पॉलीमॉर्फिज्म नामक कॉन्सेप्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके हमें दिया हुआ है। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बट एक चीज याद रखना, एक मोटी मोटी सी कहानी, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में उसका बिहेवियर बदल रहा है, ना कि उसकी प्रॉपर्टीज, ना कि उसकी कोई प्रॉपर्टीज बदल रही है। ठीक है साहब, आगे मेरी बात सुनेंगे सबको अच्छे से। ना कि उसकी कोई प्रॉपर्टीज बदल रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है, उसका बिहेवियर बदल रहा है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इसीलिए याद रखना, पॉलीमॉर्फिज्म जो हमेशा अचीव होगा वो वाया मेंबर फंक्शन ही होता है, वाया बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है। उसमें प्रॉपर्टीज कोई रोल अदा नहीं करती। मेरा नाम है, राम है, श्याम है, मेरे डायरेक्टर सर को कोई लेना देना नहीं। मैं काम क्या करता हूं उससे मतलब है, मैं काम क्या करता हूं उससे मतलब होता है। आ गई मेरी बात समझ में सबको अच्छे से। ठीक, इसलिए याद रखो, हिंदी फिल्म का एक गाना होता है, नाम से क्या लेना देना, काम देखो यार। बस पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम काम ही देखते हैं, उसका बिहेवियर बदल रहा है। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं बदलती, सिर्फ उसका बिहेवियर बदल जाता है। अनिल कपूर ही रहेगा, चाहे कैसे भी मूवी कर ले, नाम वही रहेगा, हाइट वही रहेगी, विड्थ वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगी। तो उसकी प्रॉपर्टीज पॉलीमॉर्फिज्म में कभी भी कोई रोल अदा नहीं करती। इसलिए अभी आप देखना, हमेशा पॉलीमॉर्फिज्म उसके बिहेवियर से आता है, और बिहेवियर रिप्रेजेंट होता है मेंबर फंक्शन से। देखो कितनी चीजें लिंक हैं। अगर बेसिक फंडे क्लियर हो ना तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और इसीलिए जितने भी आगे मैं अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इस पॉलीमॉर्फिज्म नामक कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए जितने तरीके आएंगे, सब में मेंबर फंक्शन यूज होते हैं, सब में मेंबर फंक्शन यूज होते हैं। अगर बेसिक फंडा क्लियर हो तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करें, बिहेवियर बदल रहा है, और बिहेवियर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किससे आता है, मेंबर फंक्शन से। इसीलिए आप देखना, हम आगे जाके जितने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिक कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, जितने तरीके, सब में फंक्शन यूज किए, सब में फंक्शन आते हैं। ठीक, इसलिए एक रूल लिखिए प्यारा सा कि पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑलवेज अचीव्ड
polymorphism is always achieved via behavior of an object. Polymorphism is always achieved via behavior of an object. Properties of an object do not play any role in case of polymorphism. Properties of an object do not play any role in case of polymorphism. ठीक, प्रॉपर्टीज कोई रोल अदा नहीं करती है। तो अभी सिर्फ हमने डेफिनेशन बताई है, इसके एग्जाम्पल बताए हैं और इसके आपको फायदे बताए। ठीक है साहब, चलिए बाकी कहानी फिर आपको कल यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं।